देता हूँ। मुद्दे की बात यह होती है, अभी जैसे ही आपका डेट डिक्लेयर होती है तो पहले तो एक बहुत बड़ा इंतजार होता है कि काश इतना लंबा भी इंतजार होता है, क्योंकि शायद एक साल से ज्यादा समय हो गया रिजल्ट को आए हुए, डेट डिक्लेयर नहीं हो रही। अब जब डेट डिक्लेयर हो जाती है तो जो इंतजार है वो घबराहट में तब्दील हो जाता है। आप मुझ पे थोड़ा थोड़ा विश्वास कर सकते हो, पूरा नहीं तो कम से कम उन जिनमें जिनसे पे ज्यादा विश्वास करते हो उनसे थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि अ, इसमें मेरे पास मेरे अनुभवों के साथ साथ आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के अनुभव है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं कहता हूँ कि डेट डिक्लेयर होने के पश्चात मेरी एक लाइन को आप बहुत अच्छी से कोट करके रख लीजिए कि डेट डिक्लेयर होने के पश्चात तैयारी नहीं करना ही सबसे बड़ी तैयारी करना होता है। ये एक इतनी काम की बात है जिसको स्टूडेंट फॉलो नहीं करता है, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो गई कि मेरा 5 दिन 7 दिन है, और उसके बाद आप बहुत सारी किताबों के पीछे पढ़ रहे हो, लग रहे हो, और आप अपना एक कंसंट्रेशन और पीस खो देते हो, तो ये आप रिवर्स गियर में जाना होता है। इस समय आपको पीस बचाए रखना होता है, कंसंट्रेशन बचाए रखना होता है, और आपकी चित्त की स्थिरता और स्वस्थ रहना होता है। आप देखिए कि जनरली हमारे चूंकि पूरा बॉडी का सिस्टम है वो हार्मोन सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा आपके डिलेमा में रहते हैं, बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, हमारा चित्त अस्थिर होता है, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और वो सबसे बड़ा रिवर्स जाना होता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये वो समय है जब आपको तैयारी नहीं कर, क्योंकि एक नेचुरल प्रिपरेशन तो होगी, लेकिन जो बहुत जल्दी पना हम करते हैं ना, वो शायद मुझे लगता है कि मैं उससे मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप रुकिए। ये समय है लंबी सांस लेने का, ये समय है आराम से बैठ जाने का, ये समय है खुश रहने का, ये समय है सुबह आधा 1 घंटे वॉकिंग करना, और वॉकिंग करते हुए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचना है। ये समय वो होता है जब आपके किसी भी रिश्ते में कहीं भी थोड़ा बहुत तनाव है तो सबको माफ करके भूल जाने का, और केवल है ना अच्छी चीजें, मतलब चारों तरफ का वातावरण को अच्छा रखने का, क्योंकि इन सब चीजों का प्रभाव आपके इंटरव्यू पे पड़ता है। तो इंटरव्यू में केवल इतना ही नहीं होता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन आप क्वेश्चन की जिस्ट पे नहीं जा पा रहे हो, अच्छी तैयारी है लेकिन आप अपनी बात को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अच्छी तैयारी है लेकिन उस समय मतलब आप हड़बड़ाहट में कभी यस कहते हो कभी नो कहते हो, है ना। अच्छी तैयारी है लेकिन आपका शब्दों का और बॉडी लैंग्वेज का तालमेल नहीं है, फिर क्या होगा? नहीं, दो क्वेश्चंस का सही जवाब दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो पहला मतलब मैं हर विद्यार्थी को हर बार कहता हूँ कि आप डेट डिक्लेयर आ गई ना, जश्न मनाओ, रुक जाओ, टेबल पे बैठो। अच्छा, टेबल पे बैठ के केवल बिल्कुल नहीं फटना ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि नेचुरल पढ़ाई जो नेचुरल तरीके से होगी वो कीजिए, लेकिन अगर आप कितना घंटे के आसपास देखें तो ये तो मैं कहूंगा कि कम से कम इस पीरियड में आप 8-9 घंटे के आसपास टेबल पे बैठिए। उसमें से 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए निकाल लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपसे जब भी 1-to-1 सेशन हुए होंगे या जब भी होंगे कुछ क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे, उन क्वेश्चंस पे आप सामने क्वेश्चंस को रखिए और बोलना शुरू कीजिए। 2 घंटे में 1.5 घंटा प्योरली आप बोलिए, सिर्फ अपना क्वेश्चन, उसके पीछे आंसर बोलिए। क्वेश्चंस पूछा, बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये होती है। बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये होती है। बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, ये अंतर है। बताइए मुझे क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होती है। अपना आंसर दीजिए। अपने आंसर को चाहो तो आप थोड़ा रिकॉर्ड करके 1-2 बार सुन सकते हो, हर बार की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 घंटे बंद कमरा कीजिए, बोलिए और खुद को सुनिए उस समय। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका ब्रेन का और आपका जो सब जो हमारा जीवा का जो संपर्क है
जो नहीं रहता है मोस्टली, वो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और उस समय जब आप बोल रहे हो, तो जब आप मेरे से मिले होंगे तो मैंने जरूर आपके कुछ ऐसे शब्दों पे गौर किया होगा जो आपकी भाषा में आ रहे हैं। थोड़ा उन शब्दों को कंट्रोल कीजिए और मतलब कंटिन्यू बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो 2 घंटे मतलब आपके पास जितना भी दिन है, बस आप एक ही रूटीन रखिए। चाहे आपका इंटरव्यू का पहला दिन हो, तो भी उस रूटीन को चेंज मत कीजिए। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी रहनी चाहिए कि मुझे 4 घंटे के आसपास मोटी मोटी चीजें देखनी है और 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। ओके। और दूसरी चीज पे आता हूँ कि देखना क्या है, पढ़ना क्या है। तो उसमें मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप दे देंगे जवाब, वो नहीं आते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए, जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। नंबर एक, अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी पे पीएचडी से संबंधित क्वेश्चंस, पीएचडी का कंटेम्पररी रेलेवेंस नहीं है, और पीएचडी से जुड़ा हुआ लिटरेचर, ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, पीएचडी है तो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पीएचडी है तो भी और पीएचडी नहीं है तो भी, कम से कम आप एक पेपर को जो आपसे पूछे कि किस पार्ट में आप अच्छा कंफर्ट फील करते हो, वो पेपर आपको सही से पता हो। मतलब क्या पता हो, उसका लिटरेचर पता हो, ठीक है। उस पेपर, जैसे मान लीजिए कोई भी पेपर है, तो उसके बेसिक कंसेप्ट पता हो पूरे पेपर के, उस पेपर की हिस्ट्री पता हो, मतलब वो कैसे, पेपर का जो इतिहास है, कौन कौन विचारकों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। ये तीन के बाद में कोई 2 या 3 टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, 2 या 3 टॉपिक। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा एक्सपर्ट कभी कहता है इसके अलावा क्या है, तो कोई एक दूसरा पेपर के 2 टॉपिक और तैयार कर दो। दूसरा पेपर को इतना मजबूत तैयार करने की जरूरत नहीं है जितना पहला पेपर तैयार है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि एबीएसटी चूंकि एक बहुत ही अप्लाइड पेपर है, तो आप ये थोड़ा सा सोचिए कि इस पे करंट से जुड़े हुए मुद्दे कौन कौन से हैं। जैसे नया टैक्स बिल है, कंपनी एक्ट है, कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, डिजिटल अकाउंटिंग है। ये तो जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आ रही है चीज। क्या पूछना है वहाँ पे? कुछ भी नहीं इसके बारे मोहित में। जी, आप एक बार अनम्यूट रखिए सभी। मैं बस ज्यादा देर फिर आपको ले रहा हूँ, और एक स्टूडेंट जो हमारी अभी इंटरव्यू दे के आई है उससे मैं बात करूंगा, है ना। ओके, तो मोहित अनम्यूट रखिए। तो करंट से जुड़े हुए मुद्दे चाहे तो मैं थोड़ा सा सेलेक्ट भी अभी होगा तो मैं आज डाल भी दूंगा आपके ग्रुप में, कि इन इन मुद्दों पे क्या देखना है, मुद्दा क्या है, मुद्दे का इतिहास क्या है, मुद्दे पर पक्ष क्या है, मुद्दे का विपक्ष क्या है, और आपका मत क्या है। किसी भी मुद्दे पे, करंट पे आपका मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी को भी आपके मुद्दे, मतलब मैं, आपका मत क्या है, इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझसे बात कर लेना। मैं आपका एक बेहतर ओपिनियन निकलवाने में मदद करूंगा। नंबर, ये चीज। तो ये हो गया आपका कि सब्जेक्ट, ये चीज। एक बार के लिए प्रैक्टिस के तौर पे ये भी कर सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हर टॉपिक पे, हर टॉपिक जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस पे आप 1 मिनट बोल के देखिए, 1 मिनट बोल के देखिए, 1 मिनट बोल के देखिए। आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं सोच नहीं सकता, मतलब मैं, जितना अनुभव है, कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसकी पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और आप सोचिए कि अगर पहले आपकी प्रैक्टिस है, तो फिर उसके बाद तो फिर बचता ही क्या है। मतलब इतना अच्छा लगता है उस समय कि अरे ये तो वही सवाल है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया था, ये तो वही सवाल है जिसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। ये चीज है। ओके। बेस्ट आंसर देने का जो तरीका है, मतलब किसी भी उत्तर को बेस्ट आंसर कैसे दें। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा, है ना, और कभी कभी खुला छोड़ दिया। आपसे पूछा बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आपसे पूछा बताइए आप जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मतलब कुछ भी आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी बहुत अच्छे एरिया पे सवाल आया है तब तो क्या करना चाहिए, और आपको कम आता है तब क्या करना चाहिए, 2 बातों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर आपके बहुत अच्छे एरिया पे आया है तो सबसे पहले क्या, मतलब डेफिनेशन दो। डेफिनेशन के बाद में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो।
एक्सप्लेन करने के बाद में एक एग्जाम्पल लेके आओ आप उसके भीतर, और एक एग्जाम्पल के बाद में आप लास्ट में पूरी बात को 2 लाइन में कंक्लूड कर दो। अगर आप इस फॉर्मेट में कुछ प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेशन थोड़ा क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, एक एग्जाम्पल, और फिर कंक्लूड करो, इस तरह से जो अपने जो सबसे मजबूत पार्ट है उस पर आप इस तरह से आंसर देते हैं, तो ये होता है बंधा हुआ उत्तर देना, कि आपने उसको बांध दिया है। और उसके बाद में सामने वाला बस सुन करके नेक्स्ट ही क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। ये एक चीज जो है ये है। 2-3 सवालों का जवाब जरूर तैयार कीजिए। हम आपका चयन क्यों करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, आपका कोई गैप है तो ज्यादा चिंतित ना हो, जो बहुत सच्चाई सी है उसको बहुत मासूमियत के साथ में आप बता दीजिए कि ये है। और बायोडेटा संबंधित चीजों में बड़ा उत्तर मत दीजिएगा कभी भी, क्योंकि अगर बड़ा उत्तर देते हैं तो कई बार लगता है कि खुद को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और क्यों हम उसमें समय खराब करें। कभी भी बायोडेटा में हमेशा छोटे उत्तर रहते हैं। कुछ चीजें जरूर आप देखिए, जैसे एनईपी 2020, उसका थोड़ा सा कनेक्शन, उससे संबंधित चीजें देखिए, डिजिटल अकाउंटिंग देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए नॉर्म्स देखिए, सीएसआर से संबंधित चीजें हैं वो देखिए, ऑटोमेशन और जो ई गवर्नेंस और फेसलेस सिस्टम है उस पे चूंकि ये थोड़े से नए पार्ट है, उस पे आप जरूर थोड़ा सा चीजें देखेंगे। आ, कुछ चीजों को ये जरूर देखना है, जैसे अकाउंटिंग की एथिक्स क्या होती है। ये मैंने कई बार देखा कि ये घूम फिर के जब सीरियस स्टूडेंट मतलब एक इंटरव्यू लेवल पे पहुंच जाता है, तो अकाउंटिंग की एथिक्स और टीचिंग की एथिक्स, ये दो चीजों पे आप जरूर थोड़ी सी बात रखें। एक और टास्क मैं आपको देता हूँ, कुछ ऐसी टर्म्स जिसमें दो टर्म्स के भीतर तुलना हो, है ना, वो तुलनात्मक टर्म्स कितनी है आपकी एपीएचडी में, ऐसी 20 टर्म्स को आप जो है एक जगह लिस्टेड कर लीजिए। जैसे मैं कुछ कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेज कॉस्ट रिडक्शन, डायरेक्ट मेथड वर्सेज इनडायरेक्ट मेथड, कोरिलेशन वर्सेज रिग्रेशन, बजटरी कंट्रोल वर्सेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब ऐसे मुझसे ज्यादा जानते हैं ये बात आप, तो आप देखिए कि कौन कौन सी कंपैरिजन दो एक जैसी संकल्पनाओं के भीतर कंपैरिजन हो सकता है, उनकी एक लिस्टिंग बना के उन पे फिर एक एक 2-2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करना, ये चीज ये देखना है। एक चीज जरूर आप देखिए कि किसी भी टॉपिक को जब आपको समझाना हो, और बोर्ड ये कहता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ इसे, बहुत ही कोई अप्लाइड एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल पहले से तैयार रखिए 3-4, जिनको आप हर कहीं फिट कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पे आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल के साथ में आप उन्हें बताएं, ये भी आपको देखना होता है। एक लास्ट बात और मैं थोड़ा सा आपसे मतलब अपनी आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, कि आप जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो उसमें क्या की जगह क्यों और कैसे को भी अपने सवाल में डालते हुए दो चीजों का आंसर जरूर तलाशें। क्योंकि क्या है, ये इंटरव्यू का पार्ट बहुत कम होता है, वह क्यों है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो हर पार्ट के भीतर जो है क्यों को लेके आइए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो जनरली जो स्टूडेंट तैयारी करता है, जो आप नोट्स पढ़ते हो, वो व्हाट इज होता है, वाई नहीं होता, हाउ नहीं होता। तो वाई और हाउ पे हमको ज्यादा फोकस करना है। और जब आप इंटरव्यू के दिन की बात कर देता हूँ, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसका पहला दिन और इंटरव्यू का दिन, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले दिन क्या मैं कहता हूँ, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही एक तो रख देना, क्योंकि लास्ट दिन डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई इधर उधर कोई कागज रह गया तो आपका माइंड का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज ही मतलब आप चूंकि शुरू तो हो गए, आप एक फाइल बना के जो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अभी रख दीजिए। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम जो आप आपको करना है कि ये तो कर लिया, लेकिन इंटरव्यू से जस्ट पहले दिन आप पहले वहां पहुंचते हो या आफ्टरनून का है तो जाते हो, ये कोई ज्यादा मायना नहीं है रखता, लेकिन फिर भी अगर आप पहले पहुंच जाते हो, और रात को बहुत लेट तक उस दिन नहीं जगना है। अब ये कभी कभी दिक्कत होती है
कि हमारी तो नींद का साइकिल ऐसा है, तो कोई बात नहीं है। नींद का साइकिल ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस परिस्थिति की जिक्र कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू सुबह है और अब आपको रात को नींद नहीं आई, ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ नेचुरल होता है। मैं आपको एक खास बात कह रहा हूँ, नींद हमारे लिए इतनी भी बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। बजाय इससे कि नींद नहीं आ रही है और हम इस चिंता में मरे जा रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, नहीं। मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूँ कि पहले तो ऐसा होगा नहीं किसी भी स्टूडेंट के साथ। अगर कभी हो भी जाए तो जस्ट रिलैक्स, और फिर अगर नींद नहीं भी आए तो नींद नहीं आने का भी आप जश्न ही मनाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी बॉडी पे इस बात का। क्योंकि वो जो आप एक धारणा बना लेते हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, उससे आपका मतलब उस दिन का प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। तो कोई धारणा मत बनाइए नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत कैपेसिटी दी है। एक दिन तो क्या, 10 दिन भी हमको जगने की क्षमता दी है, मैं आपको बताता हूँ। तो जस्ट वो आप जो सोचते हो ना, वो नुकसान पहुंचाता है। नेचुरली कई बार चीजें नहीं होती है तो क्यों जबरदस्ती से करते हो, कोई बात नहीं है। 2 घंटे, एक साइंस ये भी होता है कि नींद नहीं आई लेकिन आप बिल्कुल लेटे हुए हो तो भी वो उतना ही काम करता है। तो मैं केवल उन 1 2 3% स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये चिंता है जिनके साथ कभी कभी ऐसा घटित होता है। तो उसको वो लेके कभी भी तनाव में नहीं, उसे कभी भी कोई पूछे भाई नहीं, कोई फर्क नहीं है। मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव रहना खुद के प्रति भी और कोई पूछे तो भी, है ना। और लास्ट उस दिन जो इंटरव्यू से फर्स्ट दिन या इंटरव्यू के दिन आप सोशल मीडिया पे किसी को रिप्लाई मत दिए, ऑल द बेस्ट थैंक यू, ऑल द बेस्ट थैंक यू, नथिंग। आप दुनिया को दूर जाने दीजिए, आप मत दीजिए उसमें, जो है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी बात करते हैं, तो कोई, मैं इसलिए आजकल बंद कर दिया इस बात को। पहले मैं रोज सुबह आपसे जब इंटरव्यू होता था बात करता था। मुझे लगता है उस दिन क्यों आप इन सब चीजों में रह रहे हो। अगर आपको बात करनी है तो पहले दिन कर लेना, क्योंकि उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। आप अखबार न्यूज़पेपर पढ़िए और थोड़ी थोड़ी जो चीज आप रजिस्टर में देखे हुए उनको देखिए। और आप वहां जाते हैं तो आपको लगेगा एक बहुत पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है। अगर बाय द वे कोई डॉक्यूमेंट्स कम पाया जाए या किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी निकाल दे, तो बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना, वो आपको नोटिस दे देंगे। 5 दिन 10 दिन बाद में आप उसको जमा करवा देना। और जब आपको अलग से बैठा देते हैं तो आपको ज्यादा ये किसका बोर्ड है किसका नहीं है, किसको क्या पूछा है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार निकलते हुए जाते हैं, आप पूछते क्या क्या पूछा, आप बिल्कुल भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। शायद आप सब लोग मेरी इस बात को मानेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका पीस डिस्टर्ब हो जाता है। हर किसी को इंटरव्यू में जो है वो आपके एरिया से पूछा जाता है, नहीं है वो किसी दूसरे का नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें जो मैं आपसे थोड़ा सा, मुझे लगा कि एक संक्षिप्त में मैं आपसे साझा करते हुए हुआ। मुख्य मकसद जो है वो ये था कि आपका फियर दूर हो, आप कॉन्फिडेंट रहे, आप पॉजिटिव रहे, है ना। और आप थोड़ा सा तनाव मुक्त होकर के ये सोचे कि नहीं अब बढ़िया ही होगा। देखिए जो जैसा सोचता है ना वैसा ही रिजल्ट आता है, तो आप ऐसा ही सोचिए बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। और कुछ चीजों को मुझे लगता है कि ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। हम बस बेस्ट करेंगे, बस ठीक है, हम पॉजिटिव रहेंगे। हम किसी चीज को एंजॉय करते हुए उसको करेंगे, बस ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, नहीं तो दोबारा हम मेहनत करेंगे, कोई ऐसा थोड़ी है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। अगर हुदा आ गई है तो मैं थोड़ा उनका इंटरव्यू का आपसे एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाना चाह रहा था। क्या हुदा आप आगे हो? यस सर। ओके। ठीक है। तो हुदा एक बार मैं हुदा आप वीडियो ऑन है आपका? नहीं सर, वीडियो ऑन ऑन नहीं है। ऑन करो ना। आप थोड़ा बैठ जाओ, ऑन कर लो ना। यस सर। ओके, कंफर्ट हो आप? यस सर। ओके। तो हमारी स्टूडेंट है हुदा, जिसका अभी पहला ही दिन मॉर्निंग में ही, शायद 14, तो कितनी तारीख को था हुदा आपका इंटरव्यू? 14 जनवरी को सर, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, मतलब पहले दिन का पहला ही सेशन में इंटरव्यू था, तो मुझे लगा पहले कि ही interview था सर मेरा। हाँ।
लेकिन नंबर पे फीमेल्स में मेरे से ही शुरू हुए। अच्छा, इंटरव्यू आप ही से शुरू हुआ था, वेरी गुड, है ना। ठीक है। तो हम थोड़ा सा मुझे मैंने इनसे बात भी नहीं की, लेकिन ये इंटरव्यू से जस्ट पहले मेरे से मिल के गई थी, इनका मॉक करवाया था। और थोड़ा सा आपका मतलब आपके चूंकि बच्चों को रहता ही है कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि 20 जगह से सोर्सों से पूछे, उससे बढ़िया है कि हमारे ही स्टूडेंट से पूछे, वो ज्यादा ठीक है। तो हुदा, बस आपका इंटरव्यू कैसे शुरू होता है, फिर क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे आगे बढ़ता है, और फिर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जरा आप एक